नमस्कार। जीवन का स्वरूप बदल गया है। जीवन के बदले स्वरूप में पत्र व्यवहार का स्थान ईमेल और अन्य संचार माध्यमों ने ले लिया है। आर्थिक संव्यवहार अब भौतिक रूप से न होकर डिजिटल ट्रांजैक्शन के माध्यम से होने लगा है। बैंकिंग व्यवस्था का स्वरूप भी बदल गया। अब बैंकिंग ऑनलाइन होने लगी है। बैंक से निकासी एटीएम के माध्यम से होने लगी है। और जब यह परिवर्तन आए तो इस दुनिया के अंदर छल और ठगी के तौर तरीके भी बदल गए। आज के समय में सबसे अधिक जो प्रचलित तरीका है वह है प्रस्ताव के माध्यम से ठगी। अर्थात आपसे छल करने वाला व्यक्ति, आपसे ठगी करने वाला व्यक्ति आपको ईमेल या किसी अन्य संचार माध्यम से संदेश देता है और वह उस संदेश में आपको प्रलोभन के लिए बहुत से लॉटरी, बहुत सी सेल प्रमोशन स्कीम, बहुत सी नौकरी के वादे या अन्य प्रोत्साहन की बातें करता है और आपको कई बार बहुत सी ऐसी संपत्ति का उत्तराधिकारी भी बता देता है जिस संपत्ति या जिस व्यक्ति से आपका कोई संबंध नहीं है। वह इन प्रस्तावों के माध्यम से आपको प्रलोभित करता हुआ इस बात के लिए विवश करता है कि इस राशि को प्राप्त करने के लिए, इस प्रोत्साहन योजना का लाभ लेने के लिए आपको इस खाते में कोई राशि अंतरित करनी होगी। और देखा गया है कि बहुत से व्यक्ति ऐसे प्रस्तावों के प्रभाव में आकर, ऐसे प्रस्तावों के विश्वास में आकर अपने संचित धनराशि को ऐसे व्यक्तियों को अंतरित कर देते हैं या अपने खातों की, अपने डिजिटल बैंक्स की और अपने से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां साझा कर लेते हैं और वह छल करने वाला आपसे साइबर छल करने में कामयाब हो जाता है। दूसरा महत्वपूर्ण तरीका है आपको विश्वास में लेकर आपकी बहुमूल्य जानकारी एकत्रित कर और उसके माध्यम से आपसे धन ऐंठना या आपकी संचित निधि का अंतरण करना। उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति अपने आप को बैंकर, बैंकिंग लोकपाल, बीमा कंपनी का अधिकारी या अन्य कोई अधिकारी बताकर आपसे इस तरह का प्रलोभन देता है कि उसे आपके खाते को अपडेट करने के लिए, आपके खाते में बहुत सी राशियों का अंतरण करने के लिए ऐसी जानकारियों की आवश्यकता है और वह आपको विश्वास में लेकर आपसे आपके बैंक खाते से संबंधित गोपनीय जानकारियां, आपके डिजिटल बैंक से संबंधित, डिजिटल खाते से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां, आपके आधार कार्ड से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां, आपके मोबाइल से ऐप से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां, OTP आदि प्राप्त कर लेता है और वह इस विश्वास में प्राप्त आपकी जानकारियों के आधार पर बहुत आसानी से छल कारित करने में सफल हो जाता है। ऐसा भी हो सकता है कि कोई ठगी, छल करने वाला व्यक्ति आपके मित्र या आपके रिश्तेदार की आवाज़ में स्वयं को मुसीबत में फंसा होने की बात कहकर रुपया अंतरित करने की बात कहे या आपके मित्र या रिश्तेदार से संबंधित ईमेल से मिलता जुलता ईमेल बनाकर या आपके मित्र या रिश्तेदार के ईमेल को हैक कर स्वयं मुसीबत में फंसा होने की बात कहकर आपको भावनात्मक रूप से रुपया अंतरित करने की बात कहे और आप अपने उस मित्र और रिश्तेदार के लिए उस रुपये को अंतरित कर दें और बाद में आपको पता लगे कि आपके मित्र या रिश्तेदार ने तो कोई ऐसा न तो आपको फ़ोन किया था और न ही ईमेल भेजा था। इसी संबंधित तीसरा तरीका है डाटा चोरी का। डाटा चोरी, हाँ, मैं डाटा चोरी की बात कर रहा हूँ। उसके बहुत से स्वरूप हो सकते हैं। हो सकता है कि कोई आपके कंप्यूटर के माध्यम से सीधा डाटा चोरी कर ले, आपके कंप्यूटर, आपके लैपटॉप को हैक करके डाटा चोरी कर ले, आपका ईमेल जो आज एक बहुत महत्वपूर्ण आपकी पहचान रखता है क्योंकि आपकी ईमेल आईडी, आपकी फेसबुक आईडी, आपकी अन्य आईडियों के आधार पर
आपके मोबाइल में बहुत से ऐप डाउनलोड किए जाते हैं। आपके बहुत से ऐप के अंदर आपके डिजिटल ट्रांजैक्शन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां रहती हैं। आपसे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां संग्रहित आपका जो ऐप होता है उसके बारे में सूचना को प्राप्त कर कोई भी छल कारित करने वाला आसानी से आपके साथ छल कारित कर सकता है। लेकिन कोई भी व्यक्ति इन सब बातों से भयभीत होकर आज एक सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग से वंचित नहीं हो सकता। उसे अपने आप को उससे दूर रखने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उसे एक स्मार्ट यूज़र बनने की आवश्यकता है। स्मार्ट यूज़र के लिए आपको क्या क्या महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको एक स्मार्ट यूज़र बनने के लिए अपने समस्त सूचनाएं, जिसमें आपके बैंक खाते से संबंधित गोपनीय सूचनाएं, आपके ऑनलाइन बैंकिंग के पासवर्ड, आपके डेबिट कार्ड, आपके क्रेडिट कार्ड की सूचनाएं, इसके अलावा आपके डिजिटल ट्रांजैक्शन से संबंधित सूचनाएं, वह किसी अन्य व्यक्ति को नहीं शेयर करनी चाहिए। कभी भी कोई बैंकिंग या राजकीय सेवा का अधिकारी आपसे ऐसी सूचनाएं किसी फोन, संचार माध्यम, ईमेल आदि के माध्यम से नहीं मांगता है। दूसरा, आपको स्मार्ट यूज़र बनने के लिए हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप अपने ईमेल, सोशल मीडिया, अन्य ऐप, डिजिटल ट्रांजैक्शन से संबंधित जो पासवर्ड हैं उन्हें आसान पासवर्ड के रूप में तैयार न करें। पासवर्ड को तैयार करते समय आप अंडरसाइन, आप अंक, आप कैप्स लॉक इत्यादि का उपयोग जरूर करें और यह प्रयास करें कि आपका पासवर्ड आसानी से किसी को पता न चल सके। इसके साथ साथ अपने पासवर्ड को किसी व्यक्ति के साथ में कतई शेयर नहीं करें और उसे इस संबंध में पूर्णतः गोपनीय रखें। समय समय पर अपने पासवर्ड को बदलते रहें। इसके साथ साथ बहुत सी बार यह भी देखा गया है कि कोई व्यक्ति आपके आर्थिक सहव्यवहार के दौरान, जब आप किसी से कोई लेन देन की बातचीत कर रहे हैं, उस दौरान आपकी आईडी, आपकी ईमेल आईडी को हैक कर या आपकी ईमेल आईडी से संबंधित अन्य ईमेल आईडी बनाकर, जिससे आप उसे अलग पहचान न कर सकें, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के समय सही बैंक खाते की जगह गलत बैंक खाते का विवरण देकर रुपए का अंतरण करवाकर आपसे छल कर लेता है। इसलिए यह आवश्यक है कि किसी भी ऐसे वित्तीय अंतरण से पहले संपूर्ण जानकारी को पुष्टि कर लें और उसको पुष्टि होने के बाद ही उसका अंतरण करें। इसके साथ साथ अन्य महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि जब आप अपने एटीएम डेबिट कार्ड का उपयोग करने के लिए एटीएम मशीन पर जाएं, तो उस समय बहुत सी सावधानियां आपको रखनी चाहिए, क्योंकि वहां आपका एटीएम का क्लोन बनाकर या आपके पासवर्ड को चोरी कर आपके खाते से रुपए निकाले जा सकते हैं। सबसे पहले एटीएम मशीन में जब एटीएम डेबिट कार्ड का उपयोग करने जाएं, इस बात का ध्यान रखें कि अन्य कोई व्यक्ति वहां उपस्थित नहीं हो। इस बात में कोई बुराई नहीं है कि यदि आपकी उपस्थिति के दौरान कोई व्यक्ति उस एटीएम मशीन के अंदर आता है तो आप उसे विनम्रता के साथ कह सकते हैं कि मेरे ट्रांजैक्शन के पूर्ण होने के बाद ही आप अंदर आएं। दूसरा, एटीएम मशीन के परिसर में यह सुनिश्चित कर लें कि वहां कोई गोपनीय कैमरा ऐसी आपके पासवर्ड की सूचनाओं को संग्रहित करने के लिए, पहचान करने के लिए तो नहीं लगा हुआ है। तीसरा, अपने पासवर्ड का पूर्णतः छिपाकर गोपनीयता के साथ उपयोग करें। एटीएम डेबिट कार्ड के क्लोन बनाने के लिए अक्सर जहां आप एटीएम डेबिट कार्ड को इंसर्ट करते हैं वहां एक अलग से डिवाइस लगा दिया जाता है और जब आप उस डिवाइस में अपने एटीएम कार्ड का उपयोग करते हैं तो आपके एटीएम डेबिट कार्ड का क्लोन बन जाता है। इसलिए जहां एटीएम डेबिट कार्ड इंसर्ट किया जाता है उस डिवाइस को भी हाथ लगाकर देख लें कि वहां कोई अलग से तो
डिवाइस नहीं लगा हुआ है, ऐसे छोटी छोटी सावधानियों से आप एटीएम मशीन के अंदर होने वाले छल इत्यादि से भी बच सकते हैं। इसके अतिरिक्त आपको सबसे महत्वपूर्ण जानकारी यह दे रहा हूं कि आपका मोबाइल जितना ज़्यादा पुराना होता है उतना ज़्यादा वह बहुमूल्य होता जाता है। क्यों? क्योंकि आपके मोबाइल में बहुत से ऐप हैं, बहुत से डिजिटल ट्रांजैक्शन की इंफॉर्मेशंस हैं और वह इंफॉर्मेशन आप किसी भी रूप में आपके मोबाइल सेट से समाप्त नहीं होती हैं, वह संग्रहित रहती हैं। आपके उसे रीबूट करने के बाद भी उन्हें विशेष ऐप के माध्यम से पुनः जनरेट किया जा सकता है। ऐसी सूचनाएं आपके लिए घातक सिद्ध हो सकती हैं। अपने मोबाइल को उपयोग करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को नहीं दें। यदि आप ऐसा करते हैं, इसमें भी छलकारित होने की संभावना बनी रहती है। एक और महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान रखने की है कि आप जब भी वाईफाई का उपयोग करते हैं, कभी भी फ्री वाईफाई के उपयोग से बचें। उसका सबसे महत्वपूर्ण बड़ा कारण यह है कि फ्री वाईफाई हमेशा इस काम के लिए, डाटा चोरी के लिए एक सशक्त माध्यम है। इसलिए आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि आप कभी भी फ्री वाईफाई यदि आपको कहीं उपलब्ध हो रहा है तो उसका उपयोग नहीं करें। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात और है, यदि आप अन्य किसी के वाईफाई का उपयोग करते हैं, उस व्यक्ति की अनुमति के बिना करते हैं, तो वह भी सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अंतर्गत अपराध है। इसमें आपको जागरूक व्यक्ति बनने के लिए एक स्मार्ट यूजर बनने के साथ साथ यह भी आवश्यक है कि यदि आपके साथ कोई छल या ठगी कारित हो जाती है तो आप इस बात को अपने तक सीमित न रखें। आवश्यक है कि आप इसकी सूचना अपने संबंधित अपने क्षेत्र के पुलिस थाना के अंदर अवश्य दें, क्योंकि इस तरह के समस्त अपराध जिसमें आपके डाटा का चोरी होना, जिसमें आपके किसी ईमेल, आपके सोशल मीडिया अकाउंट या आपके अन्य डिजिटल अकाउंट्स को हैक किया जाना इत्यादि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के अंतर्गत अपराध है। और ऐसे अपराध को आप जब तक पुलिस थाना के अंदर सूचना नहीं देंगे उससे प्रवृत्त नहीं किया जा सकता, और यदि प्रवृत्त नहीं होगा तो छल और ठगी करने वालों पर लगाम नहीं लगेगी। की जाती है कि पुलिस, आपके क्षेत्र की पुलिस ऐसे मामलों को गंभीरता से लेते हुए अपनी साइबर क्राइम सेल के माध्यम से त्वरित कार्रवाई करेगी। लेकिन यदि पुलिस द्वारा ऐसे मामलों को पर संज्ञान लेने या प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने में विलंब कारित किया जाता है या ऐसी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने को टाला जाता है, तो ऐसी परिस्थिति में हमारी दंड प्रक्रिया संहिता के आज्ञापक प्रावधानों के अनुसार आप ऐसे पुलिस स्टेशन के भारसाध अधिकारी, उस क्षेत्र के वर्ताधिकारी अर्थात डीएसपी और पुलिस कप्तान को पंजीकृत डाक के माध्यम से ऐसी सूचना प्रेषित कर न्यायालय में परिवाद भी दायर कर सकते हैं। आपके क्षेत्र में देश और प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में बहुत से गैर सरकारी स्वैच्छिक संगठन साइबर क्राइम के संबंध में उस पर लगाम लगाने के उद्देश्य से आपके स्मार्ट यूजर्स की जागरूकता के लिए कार्य कर रहे हैं। ऐसे साइबर क्राइम को रोकने के संबंध में लगे हुए गैर सरकारी स्वैच्छिक संगठन आपको विधिक सहायता और राय भी प्रदान करते हैं। आपकी अपनी उपभोक्ता संरक्षण समिति जिला हनुमानगढ़ राजस्थान भी अपने निःशुल्क विधिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत ऐसे साइबर क्राइम को रोकने और स्मार्ट यूजर्स की जागरूकता के लिए विधिक सहायता प्रदान करती है। यह उपभोक्ता संरक्षण समिति भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के पंजीकृत उपभोक्ता समूह के रूप में जागरूकता के लिए ऐसे स्मार्ट यूजर को सशक्त बनाने के लिए विभिन्न
माध्यमों से जागरूक करने का प्रयास भी करती है। आशा है आप हमारे इस जागरूकता अभियान में जुड़ेंगे और एक स्मार्ट यूजर बनते हुए न केवल स्वयं छल या ठगी से बचेंगे, बल्कि समाज में स्मार्ट यूजर्स, अर्थात मैं उन यूजर्स की बात कर रहा हूं जो आज जीवन को गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए बैंकिंग और बहुत से अपने समस्त फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के कार्य, बहुत से अन्य सुविधा प्राप्त करने के लिए कार्य ऑनलाइन या डिजिटल माध्यम से कर रहे हैं। उन लोगों को ऐसा भयमुक्त वातावरण मिल सके जिसमें ठगी और छल की अवधारणा ही समाप्त हो जाए। आशा है आप अपना संवाद पूर्व की भांति बनाए रखेंगे और इस संवाद को और अधिक मजबूत करने के लिए हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे और इसके कमेंट्स बॉक्स के साथ साथ अन्य माध्यमों से अपने विचार देना नहीं भूलेंगे। हमारे साथ संवाद बनाए रखेंगे। धन्यवाद।